देखो रिकॉर्डिंग शुरू हुई। देख रही है स्क्रीन मेरी? जी। चलिए। येन अक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयाय नमः। चलिए, कल परसों हमने जब पढ़ा था तो वृद्धि संज्ञा तक शायद पढ़ लिया था, जहाँ से आगे बढ़ना था ना अदेंगुणा से। जी। दिख रही है स्लाइड ना? सही दिख रहा है ना? पर्याप्त दिख रहा है जी ना? एक मिनट रुकिएगा जरा। तो पुराने पाठ में कोई प्रश्न किसी का? पुराने पाठ को लेकर के क्यों पंडित जी? सर सबसे लास्ट वाला सूत्र जो बता रहे थे वो बता दीजिए। कौन सा? समझे नहीं। कौन सा बोल रहे हो? नाम बोलो, कौन सूत्र है? सर नाम नहीं ध्यान आ रहा, ता से कुछ था क्या? ताश है कुछ? परस्तत कालस्य इतनी बार पढ़ने करके का था नाम ध्यान सर। नहीं है तुम्हें? इतनी बार सर ऊपर के ऊपर, हाँ। इतनी बार पढ़ने का नाम ध्यान नहीं है तुम्हें? क्यों पंडित जी? इसे कैसे चलेगा जी? चलिए, तपरसत काल से बता दे पहले आपको। जी सर। देखो दिख रहा है सूत्र? जी सर। मेरी आवाज आ रही है? दिख रहा है सूत्र? दिख रहा है, ये जूम नहीं हो सकता सर? क्या? ये थोड़ा जूम हो जाएगा क्या? अपने साइड से करके देखो जो। ये स्क्रीन है, फुल स्क्रीन पे मेरे साइड तो देखो। हमारी साइड से नहीं हो पा रहा है। एक मिनट। चलिए, तो क्या सूत्र है? तपरस्तत कालस्य, है ना? क्या कहता है ये तपरस्तत कालस्य? दो बातें बताई थी मैंने इसमें आपको। क्या? तात्परः तपरः, है ना? क्या क्या बताया था? एक तो तात्परः तपरः, तात्परः तपरः, ठीक है। और दूसरा क्या बताया था? तः परो यस्मात् स तपरः। ये दो बातें बताई थी। त से
तात पर त से जो पर में है वह तपर कहलाता है, और त जिससे पर में है वह तपर कहलाता है। वही बात यहाँ देखो वृत्ति कार्य लिखी है, तकारात परः वर्णः, वह भी तपर कहलाएगा। और तथा च तकारः यस्मात् परः, और तकार जिससे पर में है वह वर्ण भी क्या कहलाएगा? तपर कहलाएगा। बात समझ में आ गई? यही चीज हमने देखी थी। एक सूत्र कौन सा सूत्र पढ़ा था उस दिन? याद ही नहीं है ना? अरे वृद्धिरादेश नहीं पढ़ा था? वृद्धिरादेश। फिर याद क्यों नहीं किसी को? फुल स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है क्या? सर दिख रहा है। तो चलो, तो वृद्धिरादेश पढ़ा था, उसमें अलग अलग जब हमने किया तो वृद्धि आदैच ऐसा बना था ना। दो पद थे, वृद्धि थे प्रथम का वचनांत पद और आदिच थे प्रथम का वचनांत पद, दो थे ना। द्विपदात्मक सूत्र था, जी है ना। वृद्धि क्या थी? वृद्धि संज्ञा थी, ठीक है। और आदेश कौन थे? संगी थे। संगी। इनकी आद और ऐच की आतैच में अब क्या है? आदेश को भी यदि अलग अलग करें तो क्या क्या है वहां पे? आत और ऐ। ऐ औ। आत और ऐ। ऐच, है ना। ऐच में कौन कौन आ रहे थे? ऐ और आई और औ। औ। यही था, ठीक है। अभी जो त है, ये त देखिए आ से परे है, और ता से पर में ऐ और औ है, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो वस्तुतः यदि इस सूत्र के आधार पर देखें हम, तो आत में ये जो त पर में है वह पहली वाली कंडीशन बन गई, है ना। तकारः यस्मात् परः, तकार किससे पर में है? अवर्णात्, अ से पर में है, ठीक है। तो ये अ क्या कहलाएगा? तपर, ठीक। बेशक यहाँ पे तपरकरण नहीं हुआ है, लेकिन एक बता रहा हूं मैं समझाने के लिए आपको, ठीक। बात समझ में आ गई? तकारः यस्मात् परः, तकार जिससे पर में है ऐसा कौन है? अवर्ण। उस अवर्ण की क्या संज्ञा हो जाएगी यहाँ? तपर संज्ञा हो जाएगी। दूसरा क्या था उदाहरण? दूसरा समास क्या था? बोले तकारः तकारात परः वर्णः, तकार से परवर्ण। तो तकार से परवर्ण कौन है? ऐच है कि नहीं? तकार से परवर्ण ऐ औ, इनकी तपर करण, इनका नाम तपर हो जाएगा। तो दोनों, आपका आ भी तपर हो गया, और ता से पर में रहने वाले कौन कौन? ऐ और औ भी तपर हो गए। लेकिन वस्तुतः जब हम सूत्र पढ़ते हैं वृद्धिरादेश, तो वहाँ भाष्य वो क्या कहते हैं काशिकाकार कि तपर करणम, ये जो तपर करण हुआ है वो किसके लिए हुआ भैया? ऐजार्थम, ऐज अर्थ के लिए, ऐज के लिए, ठीक है। केवल क्यों? क्योंकि यहाँ आ का तो स्वतः ग्रहण हो जा रहा है, आ के लिए तपर करने की आवश्यकता, नियमन करने की आवश्यकता नहीं है। तपरकरण का वास्तविक उद्देश्य क्या है? अब आप पूछो भैया तपरकरण करने का उद्देश्य क्या है, क्यों तो ये तपरकरण किया गया। तो हमने क्या बताया था? हमने क्या बताया कि दोनों ही प्रकार के तपरकरण, चाहे तो पहला वाला तपरकरण ये तकारात परवर्ण वाला तपरकरण हो, चाहे तो तकारः यस्मात् परः स तपरः ये वाला तपरकरण हो, दोनों ही तपरकरण स्वकालवाचकानां सवर्णानामेव निर्देशम कुरुतः। स्वकालवाचक जो सवर्ण होते हैं, मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ तपरकरण हुआ, आत में ये ता है आत का, और यहाँ ऐच लिया, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो ऐ और औ जो ग्रहण किए जाएंगे, वो जिस काल में यहाँ उच्चरित है ना, उसी काल में ग्रहण किए जाएंगे। उसी काल में जो मात्रा यहाँ पे ली गई है वही मात्रा वहां पे ग्रहण की जाएगी, उसी मात्रा के वह ग्राहक होंगे। ऐसा नहीं है क्योंकि ह्रस्व तो होता नहीं है इनमें, है ना। ह्रस्व होता है एचो में? एचामपि द्वादश नहीं होता है सर। नहीं आता है ना? आता है ना? एचामपि द्वादश तेषाम ह्रस्वाभावात्, उनमें किसका अभाव होता है? ह्रस्व का अभाव होता है ना। जी भैया। है ना। तो ऐ औ में भैया आपका ह्रस्व तो आता नहीं, उसमें तो क्या आता है? प्लुत और दीर्घ, है ना। दीर्घ और प्लुत आते हैं ना। तो भैया प्लुत का ग्रहण ना हो जाए, इसीलिए उन्होंने ऐज को तपरकरण कर दिया, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो तपरकरण का तात्पर्य स्वकाल की, जो जिस काल में उच्चरित है उसी काल में उसका ग्रहण कराता, बस इसीलिए तपरकरण किया जाता। बात समझ में आ गई सबको? बोलो हाँ कि ना। जी सर। चलें आगे। अब तो क्लियर हुआ ये सूत्र? जी सर। सबको क्लियर हो गया? चलिए अब यहाँ चले आगे करें काम। यहाँ पे
जी चलिए, गुण संज्ञा विधायक सूत्र देखना था, वृद्धि वाला देख चुके थे अपने। क्या है सूत्र? है अधीन गुणा। कौन सूत्र है? अधीन गुणा। ठीक है ना? क्या करता है? ये भी संज्ञा सूत्र है। कैसा सूत्र है? प्रकृति कैसी है इसकी? संज्ञा सूत्र। ठीक है, संज्ञा सूत्रमिदम, है ना? कितने पद हैं इसमें? अधेंग इति प्रथमैकवचनान्तं पदम, प्रथमैकवचनान्तं पदम, ठीक है। और गुण है इति, ये भी कैसा है? ये भी कैसा है? प्रथमैक वचनान्तं पदम। है ना? अब यहाँ कौन संज्ञा है, कौन संजी है? बताओ, संज्ञा कौन है और संजी कौन है? अदेंग संगी है और गुण संज्ञा है। हाँ, गुण क्या है भैया? संज्ञा है। किसकी है गुण संज्ञा? तो कोई ना कोई संगी होगा। कौन है संगी? बोले अधेंग संगी है। बात समझ में आ गई? ठीक है भैया, जी है ना? चलिए आगे क्या कह रहे हैं? वही वृत्ति बता रहे, कह रहे अत एंग च गुण संज्ञा स्यात्। अत की और एंग की कौन संज्ञा हो जाती है? गुण संज्ञा हो जाती है। अब देखिए यहाँ भी तपरकरण है, दिख रहा है आपको? अदेंग में अत एंग जी दिखा? जी दिख गया ना? वही बात कह रहे हैं, देखिए आ ए ओ इति एतेषां त्रयाणां गुण संज्ञा, गुण इति संज्ञा भवति। अकार, ह्रस्वाकार, एकार और ओकार, इन तीनों की कौन संज्ञा होती है भैया? गुण संज्ञा होती है। जहां कहीं भी सूत्र में गुण ऐसा करके कि इसको गुण हो, गुण एवं कृत्वा यत्र कुत्रचित सूत्रे गुण एवं कृत्वा विधानम क्रियते, कहीं भी गुण ऐसा करके सूत्र में विधान किया जाएगा, तत्र वहां पर क्या होगा पंडित जी? कौन आएगा? तत्र वहां, अरे भाई गुण करके कहा तो गुण करके इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप ये ग उ ण इसको उठा के रख दोगे, ऐसा थोड़ी ना करोगे। आप क्या करोगे? क्या करोगे बताओ? अरे आपसे कहा गया कि उपअग्रे इंद्र, इसके स्थान में, उपअग्रे इंद्र के स्थान में ये पकारोत्तरवर्ती अकार और इकार के स्थान में, पूर्व पर के स्थान में गुण आदेश कर दो। आदिगुणा ने आपसे कहा पूर्व के आकार और इकार के स्थान में क्या कर दो? गुण आदेश कर दो, गुण एक आदेश कर दो। तो अब क्या करोगे आप? आवरी के स्थान पे ऐसा ये गुण लिख दोगे क्या? क्या करोगे? बोले जहां नहीं ऐसा ये गुण आदेश की बात आएगी, गुण का जहां यत्र कुत्रचित विधानम क्रियते चित, तत्र वहां पर ये आ, ए और ओ का विधान होगा, है ना? अब वो स्थान साम्य देखना होगा आपको कि आकार का स्थान क्या है, इकार का स्थान क्या है, तो उनमें से जिसका स्थान सिमिलर होगा वो आप रखेंगे उसके स्थान पे। समझ में आ गई बात? ठीक है, जी समझ में आई सबको? जी सर। सबको समझ में आ रही है ना अच्छे से? जिसको समझ में नहीं बताना भाई। ठीक है सर जी? जी सर। जी चलिए आगे क्या कह रहे हैं? देखिए कह रहे हैं व्याकरण शास्त्रे वर्णानां शब्दानां च लघु रूपेण निर्देशार्थम काश्चन संज्ञा निर्दिष्टा सन्ति। कुछ संज्ञाएं निर्दिष्ट की गई हैं, निर्देशित की गई हैं। इनमें से अन्यतम संज्ञा है कौन संज्ञा? गुण संज्ञा, है ना? कौन कौन की होती है वो? बोले अ, ए और ओ की। एते त्रयः वर्णाः, ये तीन वर्ण क्या हो जाते हैं पंडित जी आपके? ये तीन वर्ण कौन संज्ञक होते हैं? त्रयः वर्ण, गुण संज्ञा। तीन गुण संज्ञक। प्रकृत सूत्र मतलब ये गुण अधिंग गुण, इस सूत्र के द्वारा गुण संज्ञकाः भवन्ति, गुण संज्ञक होते हैं। बात समझ में आ गई? बोले इनमें से, जी है ना, यथा जैसे हरि ही इत्यत्र विद्यमान हकारोत्तर अकारः, है ना, देवः इत्यत्र विद्यमान दकारोत्तर एकारः, तथा च गोविन्दः इत्यत्र विद्यमान
गकारोत्तर ओकार एते सर्वे वर्णाः गुणसंज्ञकाः। बात समझ में आ गई? सिंपल बात कही उन्होंने। यहाँ भी वही तद्भावित अद्भावित वाली बात उठा रहे हैं ना, क्योंकि इस सूत्र में दे दिया था, इसलिए उन्होंने वृद्धि वाले सूत्र में शायद नहीं दिया है ना, इसीलिए मैं वहां से पढ़ना पड़ा था। वो तद्भावित अद्भावित बताए थे ना उस दिन, बताए थे ना, तद्भावित अद्भावित नहीं पढ़े बताए थे सर, वृद्धि उसमें बताए थे ना, सर। वृद्धि वाले सूत्र में। तो क्या बताए तद्भावित अद्भावित के विषय में, बताओ। तद्भावित किसे कहते हैं? अतद्भावित में सर पूर्व से विद्यमान होता है, और तद्भावित में मतलब अकार ओकार और एकार को मतलब बनाना पड़ता है, उसमें वृद्धि करनी पड़ती है, और अतद्भावित में पूर्व से होता है। सूत्र के द्वारा जहाँ पे किया जाता है ना, जहाँ पर गुण विधान सूत्र के द्वारा होता है, वहां पे क्या उसको क्या कहते हैं? तद्भावित कहते हैं। बात समझ में आ गई है ना? ठीक है। जी सर। सिंपल जहाँ रहे, ये बहुत सरल रूप में परिभाषा आपकी है ना। वही बात है, देखो कह रहे जहाँ पर आकार एकार और ओकार भवति गुणः भवति, जहाँ पर गुण आदेश किया जाता है, जहाँ पर आद गुण आपका लगेगा, है ना, आद गुण गुण करेगा, या और भी जो गुण करने वाले सूत्र हैं, ठीक है, एको गुण वृद्धि है, अतो गुणे है, और गुणा है ना, मिदेर गुणा है, नहीं समझे पंडित जी? ये सारे के सारे जो गुण करने वाले सूत्र हैं, ये जब लगेंगे तो वहां पे आपका वो कौन सा हो जाएगा? वो तद्भावित होगा। वो क्या कहलाएगा? तद्भावित कहलाएगा। वह आकार एकार और ओकार वहां पर तद्भावित इस नाम से निर्देशित किए जाएंगे। ठीक है, जैसे महेश है ना, महेश में क्या है? महेश में बनाया गया है ना ये महाराज? जी जी सर। जी और तद्भावित किसे कहा जाता है? तो करे जो आकार एकार और ओकार गुण भवति इति निर्देशेन विना उपस्थिता अस्ति, गुण होता है इस निर्देश के बिना ही पूर्व से विद्यमान है, वह वर्ण अतद्भावित इस नाम से जाना जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? जैसे अंति शब्द है, अंति, अंति में पूर्व से ही विद्यमान है, कोई लाया थोड़ी ना उसको बना करके, तो ये अतद्भावित कहलाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? जी यानी काशिका स्पष्ट करते हैं प्रकृत सूत्र के व्याख्यान में कि एकदम स्पष्टी करो, तो यह स्पष्ट करते हैं कि दोनों प्रकार के आकार एकार और ओकार की, अर्थात चाहे तद्भावित हो चाहे अतद्भावित हो, कैसा भी हो, दोनों प्रकार के आकार एकार ओकार की, अर्थात तद्भावित या अतद्भावित कैसे भी प्रकार के आकार एकार ओकार की प्रकृत सूत्र से कौन संज्ञा हो जाती है? गुण संज्ञा। अतएव अंति गुण संज्ञा। प्रत्यय से आदौ विद्यमान अक गुण संज्ञका स्वीकृत्य पठ अंति इति अतो गुणे, करते हैं ना हम लोग, पररूप नहीं करते हैं। अरे जब पठंती बनाते हैं या भवंती बनाते हैं, जी पठ होती है हमारी धातु, पठ में शब्द का आ रह जाता है, और उधर क्या अंति वो तीता अंति लाते हैं ना, नहीं लाते हैं, जी भैया लाते हैं। वाला अंति होता है, तो हम क्या कर देते हैं? अतो गुणे से पररूप करते हैं, नहीं करते हैं इसको, जी है ना? तो वही कह रहे इति सूत्रेण पररूप एकादेशः भवति येन पठन्ति इति रूपम सिद्ध्यति। तो इससे क्या पता पड़ता है कि तद्भावित और अतद्भावित दोनों की ही गुण संज्ञा होती है। बात समझ में आ गई बेटा? जी भैया। अब वही बता रहे, देखो इस सूत्र में दो पद हैं, एक अदेंग प्रथमांत पद है, गुण प्रथमांत पद है। उक्त सूत्र में अदेंग यह संगी दल है और गुण यह संज्ञा दल है। ठीक है, उदाहरण दे दिए उपेंद्र गंगोदकम इत्यादि उदाहरण में एकार गुण संज्ञा का जहां जहां मतलब लगभग 5-10 सूत्रों में साक्षात इसका प्रयोग देखने को मिलता है ना, वो नीचे सूत्रों के उदाहरण आपको दे दिए गए हैं। ठीक है, और थोड़ा सा कुछ रह गया होगा आपका, यहां से देख लेते हैं। देखो दिख रहा है? जी सर। जी वही बात देखो जो हमने बताई है वही सब यहाँ लिखा भी है ना। अब तपर करण वाला एक छूट गया था आपका, वो और देख लेते हैं यहाँ पे। चलो कह रहे अधिक
कह रहे अधेंग इत्यत्र तपरकरणस्य प्रयोजनम। अधेंग इत्यत्र अत तथा इंग इति पदद्वयम विद्यते। है ये स्वाभाविक सी बात है, हमें दिख रहा है कि अत और इंग दो पद हैं, नहीं है? पदद्वयम विद्यते। अत इत्यत्र आकारात अनंतरम स्थापितः तकारः। ये तकार क्यों है? तपरकरण के लिए ना, तपरकरण के लिए ना। तपरकरण का मतलब क्या था? तात्कालिक भेद ग्रहणार्थम, जिस काल में वह उच्चरित है उसी काल का वह ग्रहण कराएगा, है ना? स्थापितः अस्ति, इसीलिए स्थापित जी अयं तकारः अकारेण सह तथा च ईंग इत्यनेन सह अपि अन्वेति। यहाँ ये जो तपर है आपका, बीच में जो ता आ रहा है, ये ता आ के साथ भी अन्वित हो रहा है और ये तह ईंग के साथ भी अन्वित हो रहा है। बात समझ में आ गई भाई साहब? इत्युक्ते अर्थात जी अकारेण जायमानः सवर्णग्रहणम, अर्थात यहाँ पे क्या होगा पंडित जी? अकार से होने वाले उसके और सवर्णी। कौन सवर्णी है आके? आगे सवर्णी कौन है भैया? आ कितने प्रकार का? 18 प्रकार का है। 6 प्रकार का ह्रस्व, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? 6 छह दीर्घ प्रकार का दीर्घ, और छह 6 प्रकार प्लुत, का प्लुत। है कि नहीं? बात समझ में आ गई? जी है ना? और एंग प्रत्याहारस्थ वर्णाभ्याम जायमान सवर्ण ग्रहणम। और एंग प्रत्याहार में भी ऐसे ही ए और ओ कितने प्रकार के हैं? ये 12-12 प्रकार के हैं ना? ये 12-12 प्रकार के हैं ना? नहीं है? दोनों जी जी ह्रस्व का अभाव होता है, तो ये कह रहे हैं उनसे भी असवर्ण ग्रहण मात्र तकार निर्देश सामर्थ्या तपरस्त तकार से सूत्र सहाय न नियम्यते। तो उनका ग्रहण न हो जाए, अर्थात केवल हमने कैसा उच्चारण किया, यहाँ हमारा अ कैसा है? दिंग गुणा में ह्रस्व है ना, तो केवल ह्रस्व का ही ग्रहण होगा। जैसा हमने उच्चारण किया है उसी का ग्रहण होगा। यहाँ पर दीर्घ और प्लुत जो 2 और 6 प्रकार है उसके उनका ग्रहण नहीं होगा। इस नियमन को नहीं होगा। करने के लिए ही यहाँ तपरकरण किया गया है। ऐसे यहाँ एंग में भी एकार का और ओकार का ही ग्रहण होगा, ना कि ईकार का और औकार का। बात समझ में आ रही है आपको? जी सर। है ना? वही कह रहे हैं, इस सूत्र की सहायता से यह नियमित किया जाता है, जिसके कारण केवल ह्रस्व आकार की तथा दीर्घ एकार और ओकार की ही गुण संज्ञा होती है, ना कि प्लुत ऐकार और औकार की। बात समझ में आ गई सबको? ठीक है? जी हाँ, ये बात याद रखना। आप लोग बोलते हो ना छोटी ए, है ना, छोटा ओ, ये छोटी ए छोटा ओ नहीं है, ये तो हम लोग अपभ्रंश हो चुका, मतलब क्या कहे, अब उसको कुछ नहीं कह सकते ना, वो तो गड़बड़ हो ही चुका है सारा एकदम। अरे छोटा है यानी ह्रस्व, छोटे कहने का उद्देश्य क्या होता है उनका? ह्रस्व बतलाना ना। अरे छोटा आ कहते जी हो तो क्या भैया। बोलते हो? ह्रस्व आकार ना, जी है ना? ह्रस्वाकार। तो ए का ह्रस्व भेद होता है क्या आपके यहाँ व्याकरण में? ह्रस्व एकार होता है? अरे बोलो, एकार का ह्रस्व स्वरूप है आपके यहाँ विद्यमान है? अरे बताओ भाई, नहीं घबराना नहीं है, बोलो ना। है तो बोलो, नहीं है तो बोलो, उसमें क्या है? लो दिखा देता हूँ अभी आपको, आप लोग शंका में हो भाई, भैया पता नहीं कौन सा ही रॉकेट साइंस पूछ ले रहे हैं। नहीं, दिखा देते हैं आपको, चलो। दिख रहा है? एचामपि द्वादश तेषाम कस्य अभावात्। एच कितने प्रकार के होते हैं? 12 प्रकार के। 12 प्रकार एच के के। कितने भेद हैं? 12 एच प्रकार मतलब के। ए हो, यही 2 है एच में, कोई और भी आता है? अरे एच प्रत्याहार कहाँ तक बनता है? नहीं 2 ही आते हैं ना। ये भी कितने प्रकार के हैं? जी 12 प्रकार के हैं। 12 क्यों? प्रकार क्योंकि के। इसमें ह्रस्व नहीं होता। ली वर्ण कितने प्रकार का है? 12 प्रकार का। इसमें दीर्घ नहीं होता री में। लेकिन अ, ई, उ, री, ये प्रत्येक वर्ण 18-18 प्रकार का। क्यों? क्योंकि इसमें ह्रस्व भी होता है, इसमें दीर्घ भी होता है और इसमें प्लुत भी होता है। बात समझ में आ गई? री भी 12 प्रकार और एच जी भी 12 प्रकार, क्योंकि री में दीर्घ नहीं होता और एच ह्रस्व नहीं होते। इतनी बात क्लियर हो गई होगी अब आपको संभवतः। क्यों पंडित जी महाराज? जी बोलो भाई साहब, कि नहीं क्लियर हुई है? जी सर। जी सर हो गई। अब कोई कसर रहेगी उसमें समझने में? है? तो यहाँ नहीं तपरकरण जो किया गया है, जैसे हम लोग पूर्व सूत्र में पढ़ रहे थे वृद्धिराधीश में,
वहां तपरकरण एच के लिए किया गया था, यहाँ तपरकरण खाली एच के लिए नहीं किया गया, यहाँ तो किसके लिए है? बोले तपरकरणम तो यह सर्वार्थम, यहाँ तपरकरण अ के लिए भी है और तपरकरण यहाँ एच के लिए भी है। बात समझ में आ गई? अर्थात अ ए ओ तीनों के लिए तपरकरण किया गया। बात समझ में आ गई? तो यहाँ दोनों तपर घट जाते हैं आपके, नहीं घटेंगे दोनों तपर? तात्पर्य वाला भी हट जाएंगे। और तह परोयस्मात वाला भी, है ना? जी नहीं घटेगा? बताओ, बोलो पंडित जी। हैं? घटेगा। घट जाएगा। चलो, अग्रिम सूत्र है प्रातिपदिक संज्ञा विधायक। कौन सूत्र है? प्रातिपदिक संज्ञा विधायक सूत्र। क्या कह रहे हैं? कौन सूत्र है? अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम। हालांकि सूत्र में पढ़ने को बहुत कुछ है। किस सूत्र में? ये प्रातिपदिक संज्ञा विधायक जो अर्थवद धातुर प्रत्यय है, पूरा शास्त्रार्थ है। लेकिन अपने को शास्त्रार्थ जी नहीं करना है, अपने को क्या करना है? केवल कार्य चलाना है। ठीक है, तो हम सूत्र, केवल सूत्र, सूत्रार्थ और उससे होने वाला कार्य, इतना देखेंगे। ठीक, तो क्या सूत्र है? अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम। ठीक है भैया, कोई समस्या अभी तक के पाठ में? नहीं सर। नहीं। निर्भीक होकर पूछ सकते हैं, ठीक है? तो ये सब भय करने की आवश्यकता है ना? कोई आवश्यकता है नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए, है ना? ठीक है पंडित जी। जी चलिए, अब सूत्र क्या है? अर्थवत धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम। देखिए कितने पद हैं इसमें? अर्थवत एक पद हो गया। बात समझ में आ गई? और ये कैसा है अर्थवत? प्रथमा एक वचन का है कि नहीं? क्यों जी? दूसरा है अधातु। दूसरा क्या है? देखो, अर्थवत अलग कर लेंगे तो क्या बचा? उधर धातु बचा ना? ये भी कैसा जी है? बोलो भाई साहब, आप भी कुछ बोला करो यार। प्रथमांत एक वचनम। प्रथमई का वचनांत पद है, प्रथमांत नहीं, प्रथमई का वचनांत पद है। ठीक है, उसके बाद क्या आ गया? अर्थवत हो गया, अधातु हो गया, और फिर क्या है? अप्रत्यय। फिर क्या है? अप्रत्यय। ये भी कैसा है? ये भी कैसा है? प्रथमई का वचनांत पद है। बात समझ में आ गई? फिर क्या बचा हुआ आपका? प्रातिपदिकम। ये तो भी, ये भी कैसा है पंडित जी? ये भी कैसा है? बोलो यार, कैसा दिख रहा है आपको? प्रथमैक वचनान्तम पदम। कैसा है? प्रातिपदिकम। प्रथमांत नहीं सुनाई दे रहा है? जी फिर चल, तो कितने पद हो गए? चतुष्पदात्मकम इदम चार। सूत्रम। चार पद वाला चार सूत्र है। अर्थवत प्रथमई का वचनांत, धातु प्रथमई का वचनांत, प्रत्ययति प्रथमई का वचनांतम पदम, और प्रातिपदिकमिति प्रथमई का वचनांतम पदम। चाहे तो म्यूट करके बोला करो, लेकिन बोला करो। म्यूट करके बोलो, लेकिन बोलो। याद होगा पंडित जी, बोलने से जितनी बार बोलोगे उतना याद होगा। अपने आप से तो आप बोलोगे नहीं, यहीं बोल लोगे तो बोल लोगे, इसलिए बोला करो। बार बार बोलो उसको, चीज को, ठीक है? याद हो जाएगी। अर्थवतिथि प्रथमैकवचनान्तं पदम्, अधातुरिति प्रथमैकवचनान्तं पदम्, अप्रत्ययः प्रथमैकवचनान्तं पदम्, प्रातिपदिकेति प्रथमैकवचनान्तं पदम्, चतुःपदात्मकमिदं सूत्रम्। बस इतना ही तो बोलना है, ठीक है? सूत्र क्लियर हुआ? अब अर्थ की तरफ चलते हैं। क्या कह रहे हैं? देखो, पहले सूत्र से थोड़ा सा आशय समझ लेते हैं। ये कह रहे हैं, सबसे पहले तो यहाँ कौन संज्ञा विधान की गई है? संज्ञा सूत्र, क्योंकि संज्ञा प्रकरण पढ़ रहे हैं, तो कौन संज्ञा की जा रही है? क्या संज्ञा की गई यहाँ? प्रातिपदिक। है जी? प्रातिपदिक संज्ञा। हाँ, कौन संज्ञा है? प्रातिपदिक संज्ञा है। प्रातिपदिक संज्ञा है। असंगी कौन कौन है? कौन संगी है? कौन संगी है जी? अर्थवद धातुर प्रत्यय। अरे इतना बड़ा संगी थोड़ी ना होगा, एकमात्र संगी होगा बस। प्रत्यय। बोलो,
देखो ये प्रातिपदिक संज्ञा होगी किसकी, तो बोले अर्थवत शब्द की। अर्थवत मतलब अर्थवान शब्द की। कैसे की? अर्थवान। अर्थवान शब्द की, है ना। अब वो अर्थवान शब्द का विशेषता क्या होनी चाहिए? प्रातिपदिक तो संज्ञा होगी आपकी, तो पता ही आपको, संज्ञी हो गया ये। अब उसका वैशिष्ट्य क्या होना चाहिए, क्या क्या उसमें विशेषताएं होनी चाहिए कि उसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाए? कौन कौन वैशिष्ट्य होना चाहिए? तो क्या क्या वैशिष्ट्य बताया उसमें कि वो अर्थवान शब्द कैसा होना चाहिए पंडित जी? वो अर्थवान शब्द कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए वो अर्थवान शब्द आपका? वो धातु से रहित होना चाहिए, धातु से भिन्न होना चाहिए, अर्थात अप्रत्यय नहीं धातु होना नहीं हो। चाहिए। समझ गए? क्योंकि धातु भी तो अर्थवान होती है कि नहीं होती? धातु का अर्थ होता है कि नहीं होता, बताओ? अरे होता है कि नहीं होता होता है। है ना? अरे भू धातु का अर्थ है कि हम्म। नहीं, है ना? वो है कि नहीं, बताओ? पट धातु का अर्थ है कि नहीं, पढ़ना है? है भैया। हाँ, तो धातु से रहित हो। उसके बाद में क्या कह रहे हैं? अप्रत्यय। प्रत्यय से न प्रत्यय है, यदि अप्रत्यय है, वह प्रत्यय ना हो। क्या ना हो पंडित जी? क्या ना हो? प्रत्यय नहीं होनी चाहिए। हाँ, प्रत्यय ना हो। प्रत्यय ना हो, प्रत्यय से रहित हो पंडित जी। और प्रत्यय से ही उन्होंने किसका ग्रहण कर लिया? प्रत्यय से ही किसका ग्रहण कर लिया? प्रत्यय। प्रत्यांत का भी ग्रहण कर लिया। प्रत्यय ना हो और क्या ना हो? प्रत्ययांत। प्रत्ययांत ना हो, है ना। अब प्रत्यय से तो आपके कौन प्रत्यय आ गए पंडित जी? प्रत्यय से तो कौन आ गए? अरे सु इत्यादि ये जो प्रत्यय है आपके, ये आ गए। सुप्तिंग। नहीं आ गए, बताओ? है जी भैया। बड़ी जी सर। प्रत्ययपादी प्रत्यय नहीं आएंगे ये सब? जी। हाँ। और प्रत्यांत से कौन आ जाएगा? तो पठती क्या है, प्रत्यांत नहीं है, बताओ? जी। हम्म है। ऐसे ही राम की तो प्रातिपदिक संज्ञा होगी, लेकिन यदि राम है तो उसकी प्रातिपदिक संज्ञा होगी फिर? नहीं। नहीं होगी, क्योंकि वो क्या हो गया, राम, ये प्रत्यांत हो गया। समझ में आ गई बात? प्रत्यांत हो हाँ, गया। तो इनकी पुनः से प्रातिपदिक संज्ञा ना हो, इसीलिए हमने क्या किया, प्रत्यांत ऐड किया उसमें। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं? तो ये सब ऐसी कंडीशन में, अर्थात धातु नहीं होनी चाहिए, प्रत्यय ना हो, प्रत्यांत ना हो, इनको छोड़ करके शेष जितना भी अर्थवान शब्द स्वरूप है, ठीक है, धातु को छोड़ के, प्रत्यय और प्रत्यांत को छोड़ करके जितना भी अर्थवान शब्द समुदाय है, शब्द स्वरूप मतलब शब्द समुदाय, उसकी कौन संज्ञा हो जाती है पंडित जी? प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है। ठीक है, बात समझ में आ गई जी। सबको? जी। बोलो। जी। वही बात कह रहे हैं, देखिए, जो अर्थवान शब्द धातु संज्ञक नहीं है, प्रत्यय संज्ञक नहीं है, प्रत्यांत नहीं है, उसकी प्रातिपदिक यह संज्ञा होती है। ठीक है ना। कह रहे प्रातिपदिक संज्ञा विधायक सूत्र में 4 पद हैं, अर्थवत, अधातु, प्रत्यय और प्रातिपदिक। चारों के चारों कैसे हैं? प्रथमांत है। कैसे हैं? प्रथमांत एक वचन है। ये तो पता ही आपको, है ना। प्रातिपदिक यह जो संज्ञा दल है, और शेष क्या है? अर्थवान शब्द क्या है उसकी? संज्ञी है ना। संगीतम। अर्थवान शब्द क्या है? संज्ञी है। और वो कैसा अर्थवान शब्द होना चाहिए, क्या विशेषता होनी चाहिए उसके पास में? कि वह धातु से रहित हो, प्रत्यय से रहित हो और प्रत्यांत से रहित हो, तभी उसकी प्रातिपदिक संज्ञा होगी। बात समझ में आ गई? जी। ठीक है जी, है ना। जी सर। इसी को हम लोग एक पठित भाषा में बोल देते हैं। तो ये जो प्रकृत सूत्र है, ये क्या करता है पंडित? ये करता है आपके 2 प्रकार के प्रातिपदिक होते हैं, एक व्युत्पन्न, व्युत्पन्न प्रातिपदिक, एक होता है अव्युत्पन्न प्रातिपदिक। कैसा? अव्युत्पन्न प्रातिपदिक। कैसा प्रातिपदिक भैया? अव्युत्पन्न अव्युत्पन्न प्रातिपदिक। प्रातिपदिक। ठीक है। व्युत्पन्न प्रातिपदिक क्या है? तो हमने जैसे देखा राम,
ये व्युत्पन्न प्रातिपदिक है। अब व्युत्पन्न प्रातिपदिक राम है, कृष्ण है, ठीक है, जिस पे भी कोई कार्य नहीं किया। तो ये जो संज्ञा करता है कैसे की करेगा बताओ? अच्छा, व्युत्पन्न की करेगा या व्युत्पन्न की करेगा? किसकी करेगा ये प्रातिपदिक संज्ञा? अव्युत्पन्न की। अव्युत्पन्न की। बात समझ में आ गई? व्युत्पन्न की क्यों नहीं करेगा? क्योंकि व्युत्पन्न का वारण तो प्रत्यांत करके हमने प्रत्ययांत कह के कर दिया है। कर दिया है ना, प्रत्यांत करके व्युत्पन्न का ही वारण किया हमने। बात समझ में आ गई? वही बात कह रहे हैं, देखिए जी। वासुदेव प्रकृत सूत्र अव्युत्पत्ति पक्ष में प्रातिपदिक संज्ञा करता है, ठीक है, किसमें? अव्युत्पत्ति पक्ष में। अव्युत्पन्न कृष्ण शब्द की ही प्रातिपदिक संज्ञा सूत्र से होगी, ठीक है, क्लियर है सबको? बोलो जी। जी सर। जी। चलो अब देख लेते हैं आगे, यहाँ देख लेते हैं अब इसको, है ना, क्लियर हो जा रहा है ना? एक बार वहां पढ़ेंगे, एक बार यहाँ पढ़ेंगे, 2 बार में तो क्लियर हो ही जाएगा, नहीं होगा? क्यों जी? जी होगा भी। जी सर। अब 2 बार में भी नहीं होगा तो कैसे होगा फिर? वही बात है सारी, देखिए यहाँ दिख रहा होगा आपको, है ना, जो अर्थवान शब्द है, धातु संज्ञक प्रत्यय प्रत्यंत नहीं है, वह प्रातिपदिक संज्ञा उसकी हो जाती है पंडित जी, है ना, ठीक है। अब धातु से एक एक करके सबको बता रहे हैं धातु क्या है और वो सब क्या है। धातु मतलब बोले भूवादयो धातव, इस सूत्र के द्वारा धातु में धातु पाठे उपस्थिताः क्रियावाचिनः शब्दाः, है ना। भूवादयो धातव एक सूत्र है, हमने सबने पढ़ा होगा, सबको पता होगा क्या करता है ये, कैसा सूत्र है, बोलो भाई। संज्ञा सूत्र क्या? 2 है, धातु संज्ञा। आपकी होती है धातु संज्ञा, आगे पढ़ोगे अभी ये आएगा। धातु संज्ञा होती है, धातु संज्ञा विधान करने वाले 2 सूत्र हैं। कितने सूत्र हैं आपके? 2 सूत्र हैं, एक भूवादय धातव और दूसरा है सनाद्यंता धातव। सनादि प्रत्यय जो हम लोग आर्टिफिशियल धातु बनाते हैं उसकी धातु संज्ञा सनाद्यंता से होती है, और जो औपदेशिक धातु हैं, कैसे धातु हैं, औपदेशिक जो धातु। स्वयं भगवान पाणिनि ने उपदेश किए हैं, धातु पाठ में पढ़ित हैं, उनकी धातु संज्ञा इससे होती है। तो दोनों ही, चाहे तो भूवादय धातवा से धातु संज्ञा हो, चाहे सनाद्यंता से हो, कहलाएगा तो धातु ही, ठीक है ना, जी। है ना। वही कह रहे हैं, इन सूत्रों के द्वारा सनादि प्रत्यांत शब्द धातु संज्ञक यद्यपि होते हैं, एतादृशाः शब्दाः यद्यपि अर्थवंता, मैंने बताया धातु सभी धातुओं के क्या होते हैं, सभी धातुओं के अर्थ होते हैं भैया, ये सब अर्थवान होते हुए भी प्रातिपदिक संज्ञक नहीं होते, है ना, इनकी प्रातिपदिक संज्ञा ना हो, इसीलिए हमने यहाँ क्या रखा, अधातु पद रखा। बात समझ में आ गई? क्योंकि भू, चोर, चोरी, पठी, पिपटी, सबकी क्या होती है, ये सब क्या है, सार्थक है, अर्थवान है, इन सबका भी अर्थ है। तो कहीं हम यदि इसमें अधातु नहीं कहते तो यहाँ पे भी क्या होने लग जाता है, इन सबकी भी क्या होने लग जाती, प्रातिपदिक संज्ञा होने लग जाती, जो कि अनिष्ट होता है। समझे पंडित जी, है ना? जी। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही है? आ रही है सर। तो कह रहे हैं एतेषां शब्दानां क्रियावाचिनी अर्थ है, इन सब की क्रियावाचक का वाचकता रूप अर्थ होने के कारण इनकी प्रातिपदिक संज्ञा इसमें नहीं होती। अब प्रत्यय प्रत्यांत की बात आ जाती, कह रहे सभी प्रत्यय जो प्रत्यय के अधिकार में आते हैं, ठीक है, कोई भी हो, चाहे वो सुबंत प्रत्यय हो, तिङन्त प्रत्यय हो, कृदंत हो, तद्धितान्त हो, कोई भी प्रत्यय हो, उन प्रत्ययों की एते प्रत्ययाः प्रातिपदिक संज्ञकाः न भवन्ति, वे प्रत्यय प्रातिपदिक संज्ञक नहीं होते। और अपि च, और भी, एते प्रत्ययाः येषाम् अन्ते विद्यन्ते, ये जो प्रत्यय हैं आपके, चाहे वो सुबंत हो, चाहे वो तिङन्त हो, है ना, कोई भी प्रत्यय हो, ये प्रत्यय जिसके अंतिम में विद्यमान होते हैं, वे शब्द भी प्रकृत सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञक नहीं होते। बात समझ में आ रही है आपको? क्या कह रहा हूँ, बात समझ में आ रही है ना? जैसे राम, सुबंत शब्द है, सुप प्रत्यय इसके अंतिम में हुआ है, पठती, तिंग प्रत्यय है, तिङन्त है, प्रत्यंत हो गया, तो इनकी प्रातिपदिक संज्ञा सूत्र से नहीं हो, नहीं होगी। है ना। अब आपने कहा भैया प्रत्यय और प्रत्यांत, तो प्रत्ययांत तो सारे प्रत्यय आ जाएंगे, केवल सुबंत और तिङन्त ही थोड़ी ना प्रत्यय है, सुबंत और तिङन्त ही प्रत्यय है क्या आपके यहाँ? आपके यहाँ कृदंत प्रत्यय नहीं है, आपके यहाँ तद्धित प्रत्यय नहीं है, बताओ, है कि नहीं?
है। हैं? आपके यहाँ नेता भी तो बनता है प्रत्यंत से, हैं? नेता भी तो बनता है प्रत्यंत से, ये भी तो प्रत्यंत है, तो आप इसकी भी जी, तो प्रातिपदिक संज्ञा करते हैं। आपके यहाँ कारक भी तो बनता है, हैं? जी, बनता है कि नहीं बनता, बताओ? हम सबके नाम किससे बने हैं? प्रत्यंत ही है कि नहीं? और इनकी भी तो प्रातिपदिक संज्ञा होती है, फिर इनकी कैसे हो जाती है जब आप ऐसा करें? तो भैया एक दो मैंने पहले ही बताया था आपको, दो सूत्र है ये। कितने सूत्र हैं इसको करने वाले? दो। ये नहीं करेगा, जी, अर्थवान जी, की करेगा। आगे एक सूत्र और आने वाला है, कृतद्धित समासाश्च, जो कि कृदंत, तद्धितांत और समासांत, इन शब्दों की प्रातिपदिक संज्ञा करता है, जिनके अंतिम में कृदंत कृत प्रत्यय किया गया है, तद्धित प्रत्यय समास किया गया है, जिनमें ऐसे शब्दों की प्रातिपदिक संज्ञा उस सूत्र से होती है, ना कि इससे होती है। बात समझ में आ गई? ये तो केवल अर्थवान शब्द की ही प्रातिपदिक संज्ञा करेगा, ठीक है? बात क्लियर है सबको? जी सर। आगे चलते हैं। अर्थवान शब्द आ जाता है। अर्थवान शब्द कौन सा है? तो बता रहे, देखो अर्थवान की कह रहे हैं, वह शब्द, यह शब्द भाषायाम कंचित अर्थम गृह्णाति, कोई अर्थ ग्रहण करे लेकिन धातु संज्ञक ना हो, प्रत्यय प्रत्यांत ना हो, उसकी प्रकृत सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा होती है, ठीक है? जैसे हु किसी गंधर्व का नाम है ना? अब जैसे हमारा आपका नाम, मेरा नाम विकास, अब क्या है, अर्थ है कि नहीं इसका? कोई ना कोई है, कोई ना कोई अर्थ है कि नहीं? देवदत्त अर्थ है कि नहीं इसका, बताओ? राम अर्थ है कि नहीं? कृष्ण अर्थ है कि नहीं? ना तो ये धातु है, ना प्रत्यय है, ना प्रत्यांत है अभी। अरे जब राम होगा तब प्रत्यांत होगा, जब कृष्ण होगा तब प्रत्यांत होगा, देवदत्ता होगा तब प्रत्यांत होगा, अभी थोड़ी ना है। क्यों जी? तो ना तो ये धातु संज्ञक है, ना प्रत्यय है, ना प्रत्यांत है, लेकिन शब्द का कोई विशेष अर्थ जरूर है। अतः प्रकृत सूत्र से इसकी शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। बात समझ में आ गई? ठीक है, जी, जी सर। सबको क्लियर हो गया? बोलो भाई। जी, अब वो सब बताएंगे आगे कृतधित समासाश्र में, ठीक है? ठीक है भाई साहब, ये आ गया, देखो अगला सूत्र यही है, जी, यहीं से देख लेते डायरेक्ट। अग्रिम सूत्र क्या है आपका? कृतधित समासाश्च, समास है ना? इसमें भी कितने, दो ही पद है इसमें, देखो, कृतधित समास एक पद और च एक पद, प्रातिपदिकम की अनुवृत्ति पूर्व सूत्र, जस्ट जो पूर्व सूत्र है आपका अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम, वहां से आई रही है, ठीक है? बात समझ में आ गई? जी, चलिए, तो क्या कह रहे हैं? कृत, तद्धित और समास किस किस की? च माने और होती है क्या? प्रातिपदिक संज्ञा। और क्या होती है पंडित जी? शॉर्ट में लिख देता हूं, प्रातिपदिक संज्ञा। किसकी होती है प्रातिपदिक संज्ञा? और किसकी होगी? बोले कृत से कृदंत की, और तद्धित से तद्धितांत की, और तद्धितांत समास की। से समासांत की, ठीक है? समासांत कोई भी शब्द आपका, ठीक है? इन सबकी प्रातिपदिक संज्ञा किससे होगी? कृदंत शब्द है, तद्धितांत है या समासांत है, उसकी प्रातिपदिक संज्ञा किससे होगी? कृत तद्धिता समासाश्च। कर्तव्य ताकि समासास्त्र कंफ्यूजन नहीं होना है। सूत्र। अर्थवत धातु प्रत्यय केवल अर्थवान शब्द की करेगा, ठीक है? और यदि कृदंत शब्द है, तद्धितांत है या समासांत है, तो उसकी प्रातिपदिक संज्ञा कौन करेगा पंडित जी? कौन करेगा जी? कर्तव्य समासास्त्र। बात क्लियर हो गई? ठीक है, वही कह रहा है, देखिए, कृत प्रत्यांत जी, शब्द, तद्धित प्रत्यांत शब्द और समासिक शब्द, इन सबकी प्रातिपदिक संज्ञा प्रकृत सूत्र से विहित है, ठीक है? बात क्लियर हुई सबको? जी, बोलो जी। जी, तो कह रहे हैं ना, अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकमिति पूर्व सूत्रेण अप्रत्यांत शब्दानाम प्रातिपदिक संज्ञा कृतायाम। अर्थवत धातु प्रत्यय जो है वो अप्रत्यांत शब्दों की प्रातिपदिक संज्ञा करता है। अप्रत्यांत मतलब केवल अर्थवान शब्द, निषेध कर दिया था ना उसने कि प्रत्यय से रहित होने चाहिए भाई, उनकी वह प्रातिपदिक संज्ञा करता है ना? तो प्रत्यांतों की कौन करेगा फिर? वो तो किसी की शरण में जाएंगे भाई, प्रत्यांत भी, उन्होंने कोई पाप थोड़ी ना किया है, वो भी तो किसी की शरण में जाएंगे। किसकी शरण में जाएंगे?
तो बोले प्रत्यांत शब्दानां संज्ञा विधानार्थम इदम सूत्रम। इदम सूत्रम मतलब यही कृत्यद्धित समासाष्ट सूत्रम प्रारभ्यते। समझ में आई बात? बोले जो शब्द कृत प्रत्यांत है, तद्धित प्रत्यांत है ना, तेषाम तथा समासेन सिद्धा शब्दान सिद्धानाम शब्दानाम, समास के द्वारा सिद्ध बने हुए शब्द हैं, उनकी प्रकृत सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है। अब इतने में तो अर्थ क्लियर हो जाना चाहिए इतनी बार बताने के बाद। कोई ऐसा विद्वान जिसको अर्थ अभी समझ में नहीं आया सूत्र का? बोलो भाई। अरे मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? हाँ क्या सर? कोई ऐसा विद्वान जिसको समझ में नहीं आया? आ गया। आ गया, तब ठीक है। तो कह रहे कृत प्रत्यांत शब्द के, देखो बता रहा है कि करके म्यूट कर लो भाई साहब। कृत प्रत्यांत शब्द हम बता रहे हैं कि अष्टाध्यायी के तृतीय अध्याय में कृदतिंग इस अधिकार में जो भी प्रत्यय पढ़े गए हैं वो सब कृत प्रत्यय हैं। ठीक है, कृदतिंग के अधिकार में तीसरे अध्याय में पढ़े गए, है ना। अभी बहुत, अब पता है एनटीए थोड़ा सा प्रश्न पूछने का पैटर्न बदल रहा है। अब मान लो आपसे ये पूछ लिया जाए, क्योंकि आपके में कृत प्रत्यय लगे हैं, समझ रहे हैं पंडित जी? कृत प्रत्यय लगे हैं आपके में, कृदंत प्रकरण लगा है, तद्धित प्रकरण लगा है। आपसे पूछ ले यदि एनटीए कि बताइए अष्टाध्यायी के किस अध्याय में ये कृदंत प्रक्रिया पढ़ी गई है या कृदंत प्रकरण पढ़ा गया या कृत प्रत्यय पढ़े गए हैं, तो आप क्या बताएंगे? कुछ नहीं बताएंगे। आप केवल ऊपर देखेंगे पंखा चल रहा है तो कितने पंखे इसमें चल रहे हैं, है ना। ऊपर हॉल में कितने पंखे चल रहे हैं, क्यों क्यों देखेंगे? क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा, आप ध्यान दिए ही नहीं कभी, है ना। इसीलिए एक पॉइंट को बता के चल रहा हूँ। अब एक बार सुन लिए हो, जब एग्जाम हॉल में जाओगे तो अपने आप दिमाग काम करेगा। समझ गए भाई साहब? तो कहाँ पढ़े गए ये अष्टाध्यायी, कौन से अध्याय में पढ़े गए? तीसरे अध्याय में। तृतीय अध्याय। बात समझ में आ गई? और तद्धित प्रत्यय चौथे और पांचवें अध्याय में तद्धित प्रत्यय पढ़े गए। ठीक है भाई साहब, बात समझ में आ रही है? तो जो लगा है उसका ध्यान रखना है। ऐसे ही स्त्री प्रत्यय का याद रखना है, स्त्री प्रत्यय कहाँ पढ़े गए। ठीक है, ये सब देखना है। चलो एक बार देख लोगे दिमाग में आएगा वो। तो क्या वही कह रहे तृतीय अध्याय में कृदतिंग इस अधिकार में कृत प्रत्यय पढ़े गए, एते प्रत्यय धातुभ्या विधीयन्ते। स्वाभाविक सी बात है कि मैंने बताया था आपको कि कृत प्रत्यय जो होते हैं, लिख देता हूं चलो दोबारा से। अरे कृत प्रत्यय किससे विहित होते हैं भैया? धातु से विहित होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? लिखा है ना, एते प्रत्ययाः धातुभ्यः विधीयन्ते, है ना। और जो तद्धित प्रत्यय होते हैं वो किससे होते हैं आपके? तद्धित प्रत्यय तो वो होते हैं भैया प्रातिपदिक आपके से। अर्थवत धातु और प्रत्यय से जो आप प्रातिपदिक संज्ञा करोगे ना, तो जिसकी प्रातिपदिक संज्ञा करोगे वो क्या कहलाएगा? प्रातिपदिक। ऐसी कृतद्धित समासाष्ट से जिसकी प्रातिपदिक संज्ञा करोगे वो भी क्या कहलाएगा? प्रातिपदिक। तो जो आपका प्रातिपदिक बना, जो आपका प्रातिपदिक बना उस प्रातिपदिक से होते हैं कौन प्रत्यय? तद्धित प्रत्यय। बात क्लियर हो गई? कृत प्रत्यय धातु से और तद्धित प्रत्यय प्रातिपदिक से। ठीक है, प्रातिपदिक से। तो वही कह रहे हैं एतेषां प्रयोगेण जायमानस्य कृदन्तस्य, है ना। ये जब कृत प्रत्यय लगेंगे किसी शब्द से, जैसे रमु धातु है, कौन धातु है? रमु क्रीडायाम धातु है। अब रमु क्रीडायाम धातु से आपने किया क्या प्रत्यय? भाव अर्थ में घय प्रत्यय किया। ठीक है, घय में यकार की हल अंतिम से संज्ञा, अंतिम हल है, पढ़े थे ना। उपदेश अवस्था में अंतिम हल की संज्ञा हो जाती है, तो उपदेश है प्रत्यय, जी। अंतिम हल की संज्ञा कर दिए। घय में क्या बचा आपके पास? घ बचा। अब घ की भी क्या कर देंगे हम भैया? क्या कर देंगे? बोलो। इट्स हित संज्ञा। कौन सूत्र करेगा बताओ पुराने लोग, कौन सूत्र करेगा? प्रत्यय के आदि में स्थित घ की संज्ञा कौन करेगा? बोलो भाई, इतना समय नहीं, बोलो। आदर्श लोग आता आदर्श नहीं, कौन तस्य लोपायत संज्ञा लोग करता है? तस्य लोग तस्य लोपायत संज्ञा करता है। बहुत मार खाओगे पंडित, कूटे जाओगे सवेरे सवेरे। बताओ।
लशक व तद्धिते। है जी, क्या बोलो बोलो, सही बोलो पंडित। लशक व तद्धिते। हाँ, लशक व तद्धिते। अतद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय से रहित हो, यदि तद्धित प्रत्यय पर में ना हो तो लशक इत्यादि की क्या करता है वो, किसकी करता है? अच्छा, प्रत्यय की या धातु वाले की? बोलो, पीछे का पाठ भी तो याद प्रत्यय कराना है पंडित जी, ऐसे हवा में पाठ नहीं चलता है। समय खराब करते हैं आप लोग अपने आप से ही। हम्म, प्रत्यय की करेंगे। हाँ ठीक है, तो घ में भी क्या है, तो वो क्या कहता है? लकार, है ना, ल, नहीं, और श, और किसको कहता है? कु यानी कवर्ग। तो क में कवर्ग। कौन कौन आते हैं? क, ख, ग, घ नहीं आता है, तो घ की नहीं करेगा, तो लशक व दद्धित से क्या हो जाएगा? घ की संज्ञा। अब घ की संज्ञा हुई है ना, घ में जो आ है वो तो विद्यमान रहेगा ना, तो क्या बचा आपके पास में फिर? र, म और उधर आ। अब क्योंकि ईंत है, आदि वृद्धि करेंगे, अ मिलाएंगे तो क्या बनेगा? राम। राम प्रत्यय, राम शब्द कैसा हो गया? कृदंत हो गया। कैसा हो गया ये? कृदंत हो गया। ठीक है, अब इस कृदंत शब्द की किससे होगी प्रातिपदिक संज्ञा, बताओ? ये शब्द की किससे होगी? कृत तद्धित समासाश्च। हाँ, कृतज्ञ क्यों नहीं होगी? समास। अर्थवत धातु से, अर्थवत धातु से क्यों नहीं होगी? क्योंकि प्रत्यय और प्रत्यांत को छोड़कर बोला था, बट इसमें हाँ कृत और तद्धित प्रत्यय का ग्रहण किया है। हाँ, बट इसमें किसका किया है? बट किसका किया है? बट बोलो। कृत और तद्धित। हाँ, बात समझ में आ गई, क्योंकि ये राम कैसा है? ये राम कृदंत है। बात समझ में आ गई। और यदि खाली राम दशरथापत्य पूछा जाए, दशरथ पुत्र राम, तो वो उसकी किससे होगी पंडित जी? दशरथ पुत्र राम पूछा जाए खाली, तो उसकी किससे होगी? अर्थवत से होगी। बात समझ में आ गई? अर्थवत धातु। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो याद रखना, रमु क्रीड़ायाम धातु से घय प्रत्यय करके जो राम बनता है, उसकी प्रातिपदिक संज्ञा कृतद्धित से होगी, क्योंकि वो कृदंत शब्द हो गया, वो अर्थवान नहीं रहा। ठीक है, ऐसा याद रखना। वही कह रहे हैं कि रमु धातोः घय प्रत्यय कृते रामः इति कृदन्तः शब्दः अनेन सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञकः भवति। कानिचन अन्यानि कृदन्त प्रातिपदिकानि, जैसे पाठक, है ना, कर्तृ, क्री धातु से त्रिच प्रत्यय, तो बताया था पहले आपको। दृश धातु से तव्यत प्रत्यय द्रष्टव्य बनाओगे। लेखन, लेख धातु से ल्युट, यू को अन करके लेखन बनाओगे। संगम्य है, समगम धातु से ल्यप प्रत्यय करोगे तो क्या बनेगा? संगम्य बनेगा। पठितवत, तवतु प्रत्यय करोगे तो पठितवत बनेगा। तो इन सबकी प्रातिपदिक संज्ञा किससे होगी? पाठक हो, लेखक हो, लेखन हो, है, कृत तद्धित कर्ता हो, समासाश्च। भर्ता हो, सबकी कृतज्ञ, क्योंकि सारे के सारे कृतज्ञ है। ठीक है, ऐसी तद्धित प्रत्यंत जो भी शब्द होगा, अब मैंने बताया था तद्धित प्रत्यय जो है वो आपके चौथे और पांचवें अध्याय में पढ़े गए हैं। ठीक है, ये प्रत्यय प्रातिपदिकों से होते हैं, मैंने ये भी बताया था आपको। इनके प्रयोग से, एतेषां प्रयोगेण जायमानस्य उत्पन्न जो तद्धितांत शब्द होगा, उसकी प्रकृत सूत्र यानी कृतद्धित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा होती है। जैसे कृष्ण, इससे प्रातिपदिक से ईय प्रत्यय हमने किया। कृष्ण से कौन प्रत्यय किया आपने? ईय। एक सूत्र है प्रत्यय। अत ईय, यही है ना? क्यों पंडित जी, बोलो। तद्धित बढ़ने वाले यही करता है ना अदंत प्रातिपदिक से। जी सर। यही करता है ना? तो हमने क्या कर दिया? कृष्ण शब्द से ईय प्रत्यय कर दिया। ठीक है, और ईय प्रत्यय करके क्या बना लिया हमने? कार्ष्णी। अब कार्ष्णी शब्द कैसा हो गया आपका? अरे ईयत है तो आदि वृद्धि हो जाएगी, तो कार्ष्ण बनेगा। अब ई है तो कार्ष्णी बन जाएगा, यस्य तिचा से कार का लोप करके, तो कार्ष्णी शब्द। अब ये कार्ष्णी शब्द कैसा हो गया हमारा? तद्धितांत हो गया। कैसा हो गया? तद्धितांत हो गया। बात समझ में आ गई? जी। है ना? अब इस तद्धितांत प्रातिपदिक से, अब इस तद्धितांत प्रातिपदिक की कार्ष्णी की क्या प्रातिपदिक संज्ञा अर्थवत धातु कर सकता है? नहीं करेगा, क्योंकि उसने निषेध किया था इस चीज का। कौन करेगा फिर? बोले कृत तद्धित समासाश्च। इससे इसकी प्रातिपदिक कृतज्ञ संज्ञा होगी। समास। ठीक है, इसी प्रकार से गुरु शब्द से अड़ प्रत्यय करोगे तो गौरव की भी। विनिता के अपत्य क्या कहलाएंगे? गरुड़देव। गरुड़देव की मम्मी का नाम क्या है? माँ जी का नाम विनीता, और विनीता के पुत्र क्या कहलाएंगे? वही नतेय। ठीक है,
ऐसे पंचम, शाली इत्यादि प्रत्ययों से, शब्दों से ये जो प्रत्यंत है ये सब तद्धितांत है। इन सब से क्या होगा, इन सब की प्राथमिक संज्ञा कौन करेगा, कृतद्धित समास से करेगा। बात समझ में आ गई? जी। ठीक है भैया। ठीक वैसे ही पंडित जी आपके ये कृदंत हो गए, तद्धितांत का उदाहरण देख लिया, आप समासांत का देख लीजिए। वैसे ही ठीक समास से निर्मित कोई शब्द होगा, समास से बना हुआ कोई भी शब्द होगा, कोई भी शब्द ले लीजिए, बात समझ में आ गई है ना? चाहे वो, अरे क्या हो गया, चाहे वो आपका अधिहरि हो, बहुत छोटा हो गया, चाहे वो आपका अधिहरि हो, समझ में आ रही बात? चाहे वो आपका मतलब ये अविभाव का हो गया अधिहरि, ठीक है, चाहे वो आपका वागर्थौ हो, ठीक है, या वागर्था विव हो, ठीक है, चाहे वो आपका तत्पुरुष का राजपुरुष हो, एक एक उदाहरण सबका बता देता है ना, समझ में आ रही बात भैया? चाहे वो आपका बहुरी का पीताम्बर हो, ठीक है, चाहे वो आपका द्वंद्व का राम लक्ष्मण हो, कोई भी समास हो, सबकी प्रातिपदिक संज्ञा किससे होगी, किससे होगी सबकी प्रातिपदिक संज्ञा? तद्धित समासाश्च। समासाश्च से। बात समझ में आ रही है सबको? जी। ठीक है। अब बात आती है भैया, देखो आपने अर्थवान ले लिए उधर अर्थवत धातु में, कृदंत, तद्धितांत और समासांत यहाँ ले लिए, एक बच गया जिसके साथ बहुत अन्याय हो रहा है। कौन कौन सुप और तिंग। है? सुप सुप्रत्यय प्रत्यय और तिंग। अरे बेटा, सुप्रत्यय और तिंग प्रत्यय से कहाँ से आप दोबारा से प्रातिपदिक ले आओगे हैं? अरे रामः बनाने का फिर से प्रातिपदिक संज्ञा उनसे तो होगी नहीं, खैर ठीक है, उनका तो कोई मैटर ही नहीं बनता है। लेकिन बच गए आपके कौन से प्रत्यांत, स्त्री प्रत्यांत शब्द, स्त्री स्त्री प्रत्यय। के साथ बड़ा अन्याय हुआ। तो वही उसके लिए उन्होंने अलग से पैराग्राफ लिखा। क्या बोले? अष्टाध्यायी में चतुर्थ अध्याय के प्रथम पाद में कहाँ पढ़े गए ये स्त्री प्रत्यांत शब्द? चतुर्थ अध्याय के प्रथम पाद। याद रखना एकदम मस्तिष्क पटल में। कृदंत कहाँ पढ़े गए? तीसरे में। तद्धित कहाँ पढ़े गए? चौथे पांचवें में। स्त्री प्रत्यय कहाँ पढ़े गए? पांचवें अध्याय में, चौथे के पहले में। चौथे अध्याय के चौथे पहले के में। पहले पाद में। याद रहना चाहिए अपनी जिंदगी भर। तो जो भी आपके टाप डाप चाप नीप नीश नीन ऊह इत्यादि ऊंग इत्यादि कृतिन इत्यादि ये जो प्रत्यय हैं, एते प्रत्यय कृत प्रत्यय अपि न सन्ति, ना तो ये कृत के अंतर्गत आते हैं, ना ये तद्धित के अंतर्गत आते हैं, है ना? आते हैं क्या? तो ना तो यहाँ जगह मिली ना वहां जगह मिली। अतः प्रकृत सूत्र के द्वारा स्त्री प्रत्यांत शब्दानाम प्रातिपदिक संज्ञा न भवति। यदि इस सूत्र के आधार पे देखा जाए और अर्थवत के आधार पे देखा जाए, अर्थवत तो इसलिए नहीं करेगा क्योंकि वो तो क्या है, वो क्या है, प्रत्यांत हो गए, नहीं तो अर्थवत से तो होने से रही क्योंकि वो प्रत्यांत हो गए, जी, वो तो बिल्कुल नहीं टच करेगा इसको। थोड़ी आशा इनसे थी, इन्होंने भी निराश कर दिया, इन्होंने भी ग्रहण नहीं किया। बात समझ में आ रही है? तो बैटरी गई, कोई बात नहीं, चलो अभी पहले प्रकरण पूरा करेंगे तभी छोड़ेंगे। बात समझ में आ रही है? है ना? थोड़ी सी आशा इनसे थी, इन्होंने भी निराश कर दिया भाई साहब हमें तो, है ना? तो वही कह रहे हैं प्रकृत सूत्र के द्वारा भी स्त्री प्रत्यांत शब्दों की प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होती है। वस्तुतः तो स्त्री प्रत्यांत शब्दों की प्रातिपदिक संज्ञा एव न भवति। वस्तुतः बात क्या है, स्त्री प्रत्यांत शब्दों की प्रातिपदिक संज्ञा होती ही नहीं है, ऐसा ये कह रहे हैं। तो अब एक बात बताइए, यदि प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होगी स्त्री प्रत्यांतों की, तो आप बिना प्रातिपदिक संज्ञा के उनसे सुगादि प्रत्यय ला पाओगे? नहीं सर, नहीं आ पाए। फिर रमा इत्यादि कैसे बनेगा? फिर आपका शब्द रूप कैसे चलेगा? रमा रमे रमा कैसे बनेगा? बताओ। तो बता रहे हैं, देखिए उसका निराकरण कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं भैया, यतः तदर्थम अष्टाध्याय्याम किमपि सूत्रम न पाठ्यते। क्यों नहीं होती? क्योंकि भैया अष्टाध्यायी में कोई इसके लिए सूत्र नहीं पढ़ा गया है। लेकिन फिर भी, है ना, फिर भी परंतु, लेकिन किंतु परंतु बंधु क्या है? परंतु प्रातिपदिक ग्रहणे लिंग विशिष्टस्यापि ग्रहणम, एक ये परिभाषा बनाई।
क्या बनाई पंडित जी? एक ये परिभाषा लिखी कि प्रातिपदिक के ग्रहण से लिंग विशेष का भी ग्रहण होता है। ठीक है, तो आपने प्रातिपदिक का जो ग्रहण कर लिया ना, उस प्रातिपदिक के ग्रहण मात्र से ही किसका ग्रहण और हो जाएगा? लिंग विशेष का भी ग्रहण हो जाएगा। लिंग विशेष मतलब वही बता रहे, देखो, यत्र जहां पर प्रातिपदिक को अनुसरण करते हुए किंचन यानी कोई कार्य कहा गया है, तत्र वहां पर तस्मात् प्रातिपदिका, तो उस प्रातिपदिक से स्त्री प्रत्यय कृत्वा सिद्धे शब्दे अपि, स्त्री प्रत्यय करके सिद्ध हुए शब्द में भी वह कार्य कहा जाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है ना? जी सर। अतः इससे क्या होगा कि प्रातिपदिक संज्ञा के अभाव के कारण, अभाव होने पर भी स्त्री प्रत्यांत शब्दों के साथ प्रातिपदिक के सदृश ही व्यवहार किया जाएगा। अर्थात वो उनको एक विशेष पावर मिल गया, स्त्री प्रत्यांत शब्दों की विशेष पावर मिल गया कि यद्यपि उनकी प्रातिपदिक संज्ञा नहीं हुई है, लेकिन तदपि उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा? प्रकृत परिभाषा से कैसा व्यवहार किया जाएगा? प्रातिपदिक के सदृश ही व्यवहार किया जाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है जी, भाई आवाज आ रही है मेरी? जी। बात समझ जी में आ गई सर। नहीं आई? हैं? जी। और देखो, ज्ञात प्रातिपदिका का एक सूत्र है, वो क्या कहता है? ञ्यंत, आबंत और प्रातिपदिक से पर में, कहता है ना कि ञंत से पर में, आबंत से पर में और प्रातिपदिक से पर में। ये सूत्र भाई साहब बहुत जबरदस्त है, इसी सूत्र से लेकर के आप पूरी जंग जीत जाते हो, समझे? वो क्या कहता है कि जितने भी ञंत हैं, अब देखो ञंत कैसे, ये सब कैसे हैं आपके? नी वाले हैं कि निंगा है कि नहीं? सब में सब में आप में टाप डाप चाप आप हो गए, है ना? इनके ग्रहण के द्वारा बहु नाम स्त्री प्रत्यांतन, बहुत सारे स्त्री प्रत्यांत शब्दों का ग्रहण हो जाता है सीधे सीधे, है ना? तो उनसे ञंत से, आबंत से या प्रातिपदिक से भी सुप प्रत्यय विधान किए जाते हैं, तो सीधे सीधे उसको ये पावर मिल जाती है सूत्र के आधार पे। ये सूत्र इसको सीधे सीधे पावर दे देता है, इसको सीधे सीधे पावर दे देता है कि इनसे सीधे सुप प्रत्यय हो जाए। समझ गए बात? साक्षात ग्रहणम कृत्वा तेभ्यः सुप्रत्ययः तद्धित प्रत्ययः च उक्ताः सन्ति। इनसे सीधे ही, जरूरत ही नहीं है इनसे प्रातिपदिक संज्ञा करने की आपको, इनसे सीधे ही आप सुप्रत्यय तद्धित प्रत्यय कर सकते हैं। ठीक है जी? अर्थात जो व्यवहार प्रातिपदिक के साथ होता है वो इनके साथ हो सकता है। क्लियर है? विशेष पावर दे देता है सूत्र। जब आप स्त्री प्रत्यय पढ़ेंगे तो हम इसको अच्छे से एकदम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है सर? जी बात सर। समझ में आ गई? जी। चलो, तो इतना रखा जाए, अभी अच्छे समझ में आ गया हो सबको तो ये विषय? जी। जी सर। कल से थोड़ा सा स्पीड रखेंगे और थोड़ा सा आगे तक चलेंगे, ठीक है? 6:30 तक करेंगे कल से। क्लियर है? भैया हाँ बोलिए। एक रिक्वेस्ट थी आपसे, हैं? क्या बोल एक रहे हैं भैया? रिक्वेस्ट थी आपसे। नहीं समझ में आ रहा क्या बोल रहे हो? भैया मैं कह रही हूँ कि जो ये स्क्रीन हमारी साइड से जूम नहीं हो पा रही।